हाँ हाँ ऑडियबल है। हेलो बोलो बोलो। हाँ भाई ऑडियबल है, आई कैन हियर यू। ट्रांसफर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट लीज पे लैंड दे देती है मिनिमम 100 years वी कैन से, तो वो अपने को रिटर्न लौटाना होता है उसको, उसको अपन परचेज मतलब फॉर परचेज में ही होता है। अच्छा, इफ आई तो एम उसको क्या रॉन्ग बोल देन प्लीज करेक्ट उस मी सर। उसको क्या बोलेंगे उसको उसको आप ऑपरेटिंग लीज बोलेंगे। हाँ, गलत हो तो अगर गलत, फाइनेंस लीज देखना है हमको। तो वो गलत है, जो आपका एग्जाम्पल है वो गलत है, आगे बोलिए। ठीक है, नाउ आई विल कम टू यू, लीव इट। सी, हम लोग सुबह में जाते हैं टैक्सी वाले से, कोई एक टैक्सी ट्रैवल एजेंसी से, वी आर गोइंग एंड टेकिंग द टैक्सी। ट्रैवल एजेंट को बोला कि भाई मेरे को 4 दिन की टैक्सी चाहिए। तो ये जो 4 दिन के लिए हमको 4 दिन के लिए एक टैक्सी लेते हैं हम लोग किराए पे। ठीक है, वी आर टेकिंग ऑन रेंट। ये रेंट पे हम लेते हैं टैक्सी। ठीक है, तो 250 इज द पर डे रेंट है। वी आर टेकिंग द रेंट फॉर 4 days, रेंट फॉर 4 days, एंड 250 इज द रेट, पर डे का रेट है 250 का। ठीक है, so I'm going to take the see, I'm just trying to discuss first operating lease। तो operating lease का I am going to take an example, operating lease कैसे काम करता है and what and उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। सो आई जस्ट टुक एन एग्जांपल कि आई वेंट टू अ ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट को बोला भाई साहब आई नीड अ टैक्सी एंड टैक्सी आई नीड फॉर 4 days। उसने बोला एक काम करो, पर डे का 250 रुपए का उसका 250 इज द रेंटल फॉर पर डे। इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू पे हिम हाउ मच, 1000 रुपीज आई एम गोइंग टू पे हिम। सो दिस 1000 रुपीज आई एम गोइंग टू पे, आई एम गोइंग टू पे। सो इस पे क्या होगा, ये 1000 इज पेमेंट फॉर 4 दिन के सर्विस के लिए है। ठीक है, दिस इज द कंसिडरेशन फॉर टेकिंग द, फॉर यूजिंग द टैक्सी फॉर 4 days। तो ये उसका कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ क्या मिलता है, आई एम जस्ट गेटिंग राइट टू यूज, राइट टू यूज फॉर 4 days, यानी वी आर गोइंग टू गेट द राइट टू यूज 4 days। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने टैक्सी नहीं ली। अब एक दूसरा सिनेरियो आता है कि हम आते हैं, हम रेंटल्स पे कोई ऑफिस लेते हैं किराए पे। ठीक है, एन ऑफिस आई टेक्स फॉर 12 months और आई से 36 month। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वो नेचर है, ये भी एक तरह की ऑपरेटिंग टाइप की लीज है। मतलब आई एम नॉट क्लासिफाइंग फाइनली एज अ ऑपरेटिंग, बट आई एम जस्ट टेकिंग, आई हैव टेकन द ऑन लीज। ऑफिस को मैं 36 मंथ्स के लीज पे लिया है, तो दिस लीज विल बी क्लासिफाइड एज अ ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि हमको राइट टू यूज मिलता है, राइट टू यूज मिलता है। ठीक है, बट एक सिनेरियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि देयर इज अ सिनेरियो कि आप जाते हो एंड यू आर गोइंग टू द मारुति हुंडई, मारुति, एंड यू आर गोइंग टू टेक के, आप उसको बोलते हो एक काम करो कि मारुति कितने का, बोलता है कि 100,000 की इज द मारुति है। तो आप बोलते हो कि अच्छा इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, दिस इज द कॉस्ट ही सेइंग। आप उसका बोलते हो कि यूजफुल लाइफ क्या है, तो बोलता है कि इसकी यूजफुल लाइफ जो है 5 years की है, इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पर ईयर से अगर हम एक बार आइडिया लगाएं तो मेरे पर ईयर पे कितना कॉस्ट जाता है, पर ईयर पे हमारा कॉस्ट जाता है 20,000 का, दैट इज 20,000 नॉट 2 लाख। हाँ सॉरी 20,000, 20,000 का यस जाता यस है। यस। ठीक है, दिस इज द पर ईयर कॉस्ट जाता है, एंड आई एम टेकिंग फॉर 5 years। I said that I will be going to take this for the 5 years. It means that I am going to use the substantial life of the assets, and I am agreed to pay that. Okay, 20,000 I am going to give you for 5 years. So this is also one kind of arrangement, but this arrangement you have to classify as a finance lease, because actually फाइनेंस you are, लीज। yes, because there are two things, two three things are included here. One, you are taking for the life of the asset. Second, you are paying the substantial amount of the cost, you are paying almost 100% of the cost. It means that the two natures is there, and then you have to classify as a finance lease. Now जब आप ऑपरेटिंग लीज करते सर हो तो, yes, tell me।
सर वो तो फिर ऑपरेटिंग लीज, वो भी मैं जो बोला वो भी तो मतलब राइट टू यूज ही था ना, मतलब वो 100 साल के लिए बट तो यूज वहां पे, करने के लिए दिया था ना वो। लेकिन वहां पे क्या होता है कि उसकी जो एसेट की जो लाइफ है ना, वो क्या होती है कि हाँ 99 ईयर्स यू बिकम द बेनिफिशियरी ओनर्स। वो जब भी कोई उस पे कंस्ट्रक्शन होगा ना, यू जस्ट नीड टू गेट अ स्मॉल परमिशन एंड यू आर हाँ गोइंग टू हाँ। कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, यू हैव द बेनिफिश, यू आर द बेनिफिशियल फॉर दैट पीरियड। वहां पे सिर्फ राइट टू यूज नहीं होता, वहां पे डिम्ड ऑनर बन जाते हो। इफ यू रीड द, इफ यू विल रीड द क्लोज कॉवेनेंट ना, you will find that कि they are not going to take out from you before 100 years, before 99 years, until unless there is a big violation. ओके, So I am talking बिकॉज about the सर आई हैव normal रीड विद scenario. टू, Mm-hmm. मतलब दो जन ने Because मेरे को बताया, दोनों ने लैंड वाला ही एग्जांपल दिया था, और मतलब दोनों ऑपरेटिंग में ही बैठा है वो लोग ने। सो नहीं, बट मैं इसीलिए आपको नहीं नहीं, मतलब टू डिफरेंट पर्सन्स वर देयर, हाँ हाँ, सो both have given me the same example, so that's why I'm telling you. no, I can tell you because right now Hmm. in the current year, IFRS 16 I am Hmm. using in my company, in my company. Okay. So Hmm. IFRS 16 says that if you are taking some, if you have some arrangement of rent and which is of a longer period, and you know that they are not going to terminate the contract, and I have a two example from my office itself, and it has But we been have to look validated by, as per US GAAP ना सर, no no, IFRS से नहीं देखना है. नहीं, बट इवन दो अभी मैं IFRS पे भी आऊंगा और यूएस गैप में भी आऊंगा, जस्ट हैव पेशेंस। तो हमने Okay, क्या okay. देखा वहां पे कि एंड इट इज बीइंग वैलिडेटेड विद द डिलॉइट्स वर्किंग, डिलॉइट्स आल्सो एंड EY आल्सो हैज वैलिडेटेड दिस थिंग्स, एंड दे सेड दैट यू हैव टू ट्रीट इट एज अ कॉर्पोरेट एज अ कैपिटल लीज। सो व्हाट वाज द अरेंजमेंट दैट वी हैव टेकन सम लैंड on lease, and that lease is of 33 years because as per the UAE government they don't give more than that, so they just give for 33 years. So my auditor says that okay, look, you have taken this land and you have an arrangement to pay annually or semi-annually, whatever the payments agreements you have, you are paying, and you believe based on this agreement they are not going to take any point of time before 33 years unless you are going, you have done any big violations of the contract. So assuming you are the beneficial of the property for 33 years, it means that you should treat it as a capital lease, not as a operating lease, not as an operating lease. So this I am talking based on the practical things, and this is being validated by two of the big auditors. So I can simply say that based on this, and I don't know in what scenario somebody has explained you, and if you have taken the years in the consideration, 99 years, then for sure it has to be treated as the capital lease, otherwise your financials will be not be presented true and fair views. तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो चलो अब मैं इसके एक पॉइंट पे हम आते हैं कि वी हैव टेकन द टैक्सी, टैक्सी हमने 4 दिन के, यस टेल मी। कैपिटल लीज आर इन फाइनेंस और ऑपरेटिंग। कैपिटल लीज जो है फाइनेंस लीज होता है ना। ओके ओके, उसी का दूसरा नाम है यार। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। ठीक है चलो, तो अपने क्या होता है कि हमने कोई एक टैक्सी के, वी हैव टेकन सम टैक्सी, तो अभी मेरा जो ऑपरेटिंग लीज लेने का हमारा उसका अकाउंटिंग क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, आई जस्ट वांट टू टेल यू। देखो अभी आपका अकाउंटिंग ये हो जाएगा, आप जाओगे रेंट एक्सपेंस करोगे, रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे एंड देन यू विल पे द बैंक, बैंक और कैश वट एवर द अरेंजमेंट यू हैव, यू कैन जस्ट पे इट। तो आप इसको कर लोगे, 1000 यू विल बी पेड हियर एंड देन 1000 आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज यू आर गोइंग टू डू इट। सो दिस इज द एक्सपेंस, दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री फॉर द ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अभी सेम हमने बोला था कि आप एक 33 मंथ्स का कोई रेंट ले लिए, ठीक है, वहां पे आपका कोई ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं होता है, यू डोंट बिकम द बेनिफिशियल ओनरशिप। अगर आपकी ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं होती है तो आपकी वहां पे भी एंट्री क्या होगी, यू आर गोइंग टू पे द रेंट, account rent for office, office rent you can write,
ऑफिस रेंट को आप डेबिट करोगे एंड यू विल डू द क्रेडिट। अगर जो भी आपका क्रेडिट कैश वट एवर, मान लो कि आपका 1000 रुपए का अरेंजमेंट है मंथली का, या मंथली आपको मान लो कि 15,000 का अरेंजमेंट है, यू विल से 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग, बट देयर इज अ नो इम्पैक्ट इन द बैलेंस शीट। इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है आपका, ये जो एक्सपेंस का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ चला जाता है, इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, और अपना आप नेट प्रॉफिट को क्या कर लेते हो, रिड्यूस कर लेते हो, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस लीज, अब ये जो सिचुएशन है, यू हैव टेकन अ कार एंड यू हैव टेकन फॉर द 5 years, दैट इज द सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट्स, एंड ऑलमोस्ट यू आर पेइंग द 100%, every year you agree to pay that 20,000. So in this case your accounting will be little different, your accounting will be little different. You cannot simply treat the rental 20,000 in a year and you will not treat it for so here your accounting will be different. And how the accounting is works here, आपने क्या करना पड़ता है, you have to write as a lease asset, you have to record in the books, and that has to be on the present value of the cash flow what you are going to pay them. You have to make that, or you have to take the fair value of the asset, depend upon your accounting practices. So either you have to take the present value of the cash outflow or the fair value of the asset. You have to book the current asset, and same way you have to book the current lease liabilities. So in the balance sheet, what will be happening, you have to record this asset and liabilities together, because you are keeping the asset for 5 years, so you will get the benefit for the depreciation. If some interest you have to pay, then you will get the benefit for the interest payment as well. तो आप क्या करोगे, in these situations you have to record the asset. So in my cases I am going to record the asset for 100,000. So I will be recording the asset of 100,000, and at the same time I have to record the liability of 100,000. And on every accounting years I have to provide the depreciation on lease asset. I will be providing the depreciation on lease assets, and then against the accumulated depreciation on lease asset. Lease asset. Say if I have decided to depreciate by 10%, I can say that 10,000 is going to be the 10,000 is going to be the if I am taking the 10% depreciation, it means that 10,000 is going to be the depreciation. And the same way, if I have to pay some interest in excess of the liability, so we have to book the interest as well. Now I am not taking any interest part. So when the year end will come, what? नहीं समझ रहा है सर, मतलब अभी नहीं समझ आएगा, थोड़ा 2 मिनट रुकना पड़ेगा। आपने मारुति कार खरीदा, ठीक है, यू हैव टेकन फॉर द 5 years एंड यू आर पेइंग 20,000 जो है आप पे कर रहे हो एवरी ईयर, मींस यू आर इन एग्रीमेंट टू पे। वीडियो नहीं दिख रहा है मेरा वीडियो, अभी मेरा आया सर, वापस गया सर। नहीं 1 मिनट। See what I am telling here कि आपने एक एग्रीमेंट किया मारुति के साथ. नाउ यू आर गोइंग टू बाय द मारुति एंड यू सेड दैट ओके मारुति का कॉस्ट बताइए. ही सेड दैट ओके 1 लाख इज द मारुति का कॉस्ट है. आपने बोला इसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, तो उसने बोला 5 years इसकी इकोनॉमिक लाइफ है. तो आपने बोला ओके ठीक है, मैं आपको 20,000 ईच ईयर्स करके इसका पेमेंट करूंगा. वेंस द पेमेंट विल डन, आप मेरे को इसका अकाउंट इसका ट्रांसफर कर देना. ठीक है, अभी मैं पैसे नहीं दे पा रहा, मैं आपसे लीज पे ले रहा हूँ, बट वंस आई मेक द पेमेंट आप मेरे को इसको ट्रांसफर कर देना. तो ये एक तरह का अरेंजमेंट है विच यू आर डूइंग विद द मारुति. नाउ मारुति से जब आप एसेट खरीदेगा, and since there is a 2 criteria you are meeting, you are taking it for the substantial life and you are paying most of the cost. जितना उसका कॉस्ट होता है उसका आप 100% पे कर रहा है. इसका मतलब ये है कि एक्चुअली दिस इज अ
अरेंजमेंट अंडर द फाइनेंस लीज और वी कैन से एज अ कैपिटल लीज है। अब जब कैपिटल लीज की अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग लीज में क्या करना था, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैश कर रहे थे और खत्म हो जा रहा था। लेकिन जब वो कैपिटल लीज होगा तो यू हैव टू रिकॉर्ड द एसेट इनटू द बैलेंस शीट एंड द सेम टाइम यू हैव टू रिकॉर्ड द लायबिलिटी इनटू द बैलेंस शीट। तो आप क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो अपने बैलेंस शीट में यू हैव टू शो द एसेट एज वेल एज द लायबिलिटी। यहाँ पे आप दिखाओगे मारुति एज अ एसेट इन योर बुक, आप अपने बुक्स पे मारुति दिखाओगे 100,000 का, और सेम टाइम में आप अपने बुक्स में लीज लायबिलिटी दिखाओगे फॉर मारुति। तो इसमें क्या होगा कि आपको एसेट एंड लायबिलिटी दोनों बुक्स में दिखाना पड़ेगा। इफ यू आर, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल एसेट, दिस इज एन अरेंजमेंट कि आपने लोन पे वो एसेट खरीदा है, ये एज्यूम किया जाता है कि यू हैव टेकन दिस एसेट ऑन लोन, और बाकी जो आप पेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट का, दैट टू बी ट्रीटेड एज द रीपेमेंट ऑफ लोन, उसको आप रीपेमेंट ऑफ लोन की तरह ट्रीट करोगे। जब 5 साल हो जाएगा तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, बट स्टिल यू विल हैव द एसेट, क्योंकि आपका एसेट जितना डेप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उतना का उसका कैरिंग वैल्यू बुक्स में रहेगा। तो अभी मैं बोला कि इफ इट इज अ कैपिटल लीज, इफ इट इज अ फाइनेंस लीज, आप फाइनेंस लीज में कैसे परचेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड दी टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू आपको एसेट की रिकॉर्ड करनी है एंड अगेंस्ट विच यू हैव टू रिकॉर्ड द टोटल लायबिलिटी। तो मैंने बोला कि मारुति मैंने 1 लाख का लिया है, तो आई हैव टू रिकॉर्ड लीज एसेट फॉर 100,000 and I have to record the lease liability for 100,000। अब चूंकि this is an asset, तो मैं एसेट पे 10% का डेप्रिशिएशन दे रहा हूं बेस्ड ऑन माय कंपनी पॉलिसी, सो आई एम रिकॉर्डिंग द डेप्रिशिएशन। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, डेप्रिशिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जब मैं ईयर एंड पे व्हेन आई मेक द पेमेंट फॉर द इंस्टॉलमेंट, जब मैं पहला, आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है ना कि आप कितना डेप्रिशिएशन दोगे। नहीं आप क्रेडिट अप्रूव्ड, क्रेडिट वाला बताओ ना क्यों हुआ, मतलब क्या? अरे भाई आपने लायबिलिटी लिया ना, कौन सी क्रेडिट, ये एक्यूमुलेटेड क्या, ये व्हिच क्रेडिट यू आर टॉकिंग? yes this accumulated depreciation on lease asset 1,000 then 10,000। यार डेप्रिशिएशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होता है भाई? अभी आप डेप्रिशिएशन बुक पे चार्ज क्यों नहीं? अगर सिस्टम अगर बिजनेस बोलता है कि नहीं हमारा कॉस्ट को हैम्पर नहीं करना, तो दूसरा प्रोसेस पता है ना, डेप्रिशिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन बनाना पड़ता है। तो प्रोविजन भी बनता है ना सर? हाँ, दैट इज कॉल्ड द एक्यूमुलेटेड, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। नोमेनक्लेचर इज डिफरेंट। अच्छा, खाली नेम डिफरेंट है, देखिए। yes only the nomenclature is different, so you can write it as a provision for depreciation। okay and once you make the payment for the installment, तो आप क्या करेंगे, like contrast, it's opposite of yes लीज लायबिलिटी को आप डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। तो जब आपका ईयर एंड खत्म होगा, हर एंड पे ये आप 20,000 का रीपेमेंट दिखाएगा, यू विल मेक द रीपेमेंट फॉर 20,000। 5 साल में आपकी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी एंड एंड ऑफ द डे यू विल हैव द एसेट। तो ये अपना जो फाइनेंशियल लीज होता है वो उसका अरेंजमेंट इसी तरह काम करता है। उसमें आपको एसेट एंड लायबिलिटी बोथ यू हैव टू रिकॉर्ड इनटू द बुक्स। तो हर ऑपरेटिंग लीज हर साल यू हैव टू मेक, लायबिलिटी में से कम होते जाएगा। एग्जैक्टली और ये बैंक बैलेंस में आप पेमेंट ऑफ कर दो, पे ऑफ कर दो। ओके, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका पेमेंट तो करना था ना आपको। यस आपको पेमेंट तो करना था ना, तो 5 इयर्स में आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। चलो अब थोड़ा सा डिफिनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले लीज में क्या होता है, लीज में 2 पार्टी होता है, एक बंदे का नाम होता है लेसर, एक बंदे का नाम होता है लेसी। अब जो लेसर होता है वो क्या करता है, उसके पास एक एसेट होता है, और जो लेसी होता है उसको वो यूज करने के लिए देता है, ही इज ग्रांटिंग राइट टू यूज, और उसके बदले में वो क्या चार्ज करता है, सम चार्जेस, सम रेंटल्स चार्ज करता है। और देयर इज अ 2 टाइप ऑफ लीज, 2 टाइप के लीज होते हैं, एक ऑपरेटिंग लीज होता है, एक फाइनेंस या कैपिटल लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है कि वेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द
पोसेशंस इज नॉट ट्रांसफर टू द लेसी। वहां पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड और पोसेशंस जो होते हैं वो ट्रांसफर लेसी को नहीं होते। लेसर रिटेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड द पोसेशन ऑफ द एसेट्स, एंड द रिस्क ऑफ पोसेशन का मतलब क्या होता है, एब्सोलेंस रिस्क भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एसेट इज नॉट लीज्ड फॉर द सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट। इसका मतलब ये होता है कि आप छोटे छोटे टाइम पे देते हो, यू आर नॉट गिविंग इन फॉर द सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट। तो इस सिचुएशंस के अरेंजमेंट को आप ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला यू वेंट टू सम ट्रेवल एजेंट और बोला आपको मेरे को 10 दिन के लिए टैक्सी चाहिए, तो यू आर नॉट टेकिंग फॉर द होल लाइफ, यू आर टेकिंग जस्ट फॉर 10 days, 5 days, 15 days, even for 1 month, 2 months. That is not the substantial life. So once you are taking the asset for the substantial life, or once you are making the payment up to the 100% or 90% of the asset, then it means actually you are acquiring the asset. So you have to record as a finance leased. अब आते हैं, इसका मतलब ये होता है जब फाइनेंस लीज होगा, देयर आर सर्टेन एसेट, सर्टेन कंडीशन दैट नीड टू बी सैटिस्फाइड। पहला, द लीज प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द लीज प्रॉपर्टी। यानी आई हैव एन एग्रीमेंट विद द मारुति, वंस आई हैव डन द लास्ट पेमेंट, आप मेरे को ट्रांसफर कर देना, आप मेरे को ब्लू बुक पे साइन करके दे देना। इसका मतलब आई हैव एन अरेंजमेंट, जब मेरी लीज का पेमेंट खत्म हो जाएगा दे विल मेक द ट्रांसफर टू मी। दूसरा बोल रहा है द लीज कंटेन द बार्गेनिंग और परचेजिंग ऑप्शन। यानी अगर वो मेरे पास ऑप्शन होता है कि ठीक है बाद में हम उससे बात कर लेंगे कि हाँ ठीक है इस पे कुछ काम करके दे दो, या इसको मेरे को दे दो, या मेरे से पूछ के आप बेचना, दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज देयर, तो भी आपके पास राइट है कि आप उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करो। तीसरा बोलता है कि अगर आपने उसकी 75% से ज्यादा इकोनॉमिक लाइफ, इफ यू आर कीपिंग विथ यू when you are having an arrangement and you are using the 75% of the life of the asset, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप यूज करोगे एज अ फाइनेंस लीज की तरह। और द लास्ट कंडीशन बोल रहा है कि when the minimum lease payment, that is the MLP, एग्जीक्यूटरी कॉस्ट इज अप टू 90 और 90% से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप उसको यूज करोगे फाइनेंस लीज की तरह, आप उसको ऑपरेटिंग लीज की तरह काम नहीं करोगे, ठीक है। ऑल द अबव फोर कंडीशन सम वे और अदर शो दैट द लीज का रियल ओनर कौन है। तो लीज का जो रियल बेनिफिशियल ओनर होगा वहां पे कौन सा होगा, लेजी हो जाएगा। अब लेजी के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होती है, देखो सबसे पहले जो बंदा, अभी हमने आपको ये दिखाया, स्लो सर प्लीज, 5 कंडीशन बहुत फास्ट चले गए सर, एक बार रिपीट करेंगे। मैंने मतलब 4 ही कंडीशन बोला है। अच्छा देखो एक्सक्यूज मी, थोड़ा साउंड आता है, आई थिंक डॉक्टर लगन कैन म्यूट हिज माइक। चलो, I don't know, he is not interested even to speak. Okay, so I am saying that कि देखो there is a 4 condition। पहला कंडीशन क्या है कि उसको एक ये मिलता है कि he is getting the ownership। जब मैं मारुति वाले के पास गया, I said कि मैं 5 इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा पे करेगा, once I will make the last payment, आप मेरे को इसका ट्रांसफर कर देना, you will make the transfer to me। there is a first condition। सेकेंड कंडीशन, मेरे पास अगर कोई बार्गेनिंग का ऑप्शन है, मैं उसको बोलेगा ठीक है आप ये सामान बेचने से पहले यू हैव टू कंसल्ट मी, यू हैव टू आस्क मी, तो वहां पे मेरे पास एक ऑप्शन देगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरे पास ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आई शुड रिकॉर्ड दैट एसेट एज अ फाइनेंस एसेट। फिर तीसरा आता है जो मतलब एग्जाम बाहर वाले को बेचने से पहले उसको पूछेगा, हाँ पूछेगा। मतलब अगर मैं लीज पे चला रहा हूँ तो पहले मेरे को प्रेफरेंस देगा कि मैं पहले खरीदूं, दूसरे को नहीं बताएगा। हाँ, दूसरे को बताने से पहले, या दूसरे को बताएगा पर आपको ऑप्शन तो देगा ना। तीसरा जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लो कि मैंने उस मारुति कार की लाइफ 5 साल की ली, और 5 साल में मैंने बोला कि 4 साल मैं पैसे दे रहा हूं। इसका मतलब है कि आई एम कीपिंग द सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट विथ मी।
तो अब वो मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल लीज हो गया, ठीक है। ओके अब वो मेरे लिए एक कैपिटल लीज हो गया। और एक लास्ट पोर्शन वो था कि अगर मान लो कि मैंने लास्ट में बोला कि एक काम करते हैं कि अगर मेरा पेमेंट अगर 90% या 90% से ज्यादा है तो उस सिचुएशंस में भी हम उसको ऑपरेटिंग लीज नहीं बोलेंगे, बल्कि आई शुड क्लासिफाई एज अ फाइनेंस लीज। 90% मतलब पूरी कार की वैल्यू 5 लाख है और मैं ईएमआई दे के मतलब 90% के ऊपर जा रहा है 4 मेरा लाख दे टोटल दिया। ईएमआई। हाँ हाँ, मान लो तब 4 लाख जाके 20,000 दे दिया मेरी। आपने। ओके ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए क्या हो गया। अच्छा, इसके ऊपर वाले में ईयर्स देखना था। 75% क्या नीचे था वाले वो, में ईयर्स। वैल्यू देखना, ईयर्स, लाइफ, हाँ हाँ। वो अच्छा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात 75% करता है। इज फॉर ईयर्स एंड और 90% Yes, इज फॉर मनी। ओके मनी ओके वैल्यू, ओके। ठीक है। चलो, इसका अब हो गया। अब देखो मैंने बुक्स में ऑलरेडी एंट्री आपको दिखा दी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बंदा लेसर है, ठीक है, मैंने आपको इसके बुक्स में एंट्री दिखाई है, लेसी के बुक्स में मैंने आपको क्या बोला, लीज एसेट लिखोगे और साथ में लीज ऑब्लिगेशन लिखोगे। कौन है भाई? चलो यार, फाइनेंस, हाँ, तो इस पे आपने क्या लिखना था, मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, लीज एसेट लिखा आपने और लीज ऑब्लिगेशन लिखा। इफ यू कैन सी दिस एंट्री, व्हाट इज द लीज ऑब्लिगेशन और लीज एसेट, दोनों आपने रिकॉर्ड किया। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको लिया कि आप लीज एसेट भी लिखो और लीज लाइबिलिटी भी लिखो। लीज एसेट को रिकॉर्ड करने की टेक्निक्स क्या है, या तो आप प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो या उसकी फेयर वैल्यू जो आपके पास अवेलेबल है उस पर रिकॉर्ड कर लो, और साथ में आप कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करो, लाइबिलिटी बुक करो। और लीज क्योंकि एसेट आपको मिला है, नाउ यू बिकम द बेनिफिशियल और एसेट का ओनर हो गए, तो यू कैन स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग द एसेट, जो कि इन एडिशन है। पर आपको लीज के पेमेंट हर ईयर एंड पे देने हैं एज पर द एग्रीमेंट। तो आप जैसे जैसे पेमेंट दोगे वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी घटती जाएगी, आपकी लाइबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है भाई। यस यस गेटिंग। अभी एक छोटा सा सवाल, एक लीज का मैं सवाल निकालता हूं, वो इसमें शायद मिलेगा सपोर्ट पे, सपोर्ट पैकेज में कहीं पे। सर थर्ड एंट्री क्या होगा, आप मतलब पहला तो पूरा अमाउंट पे असेट टू लायबिलिटी, बाद में डेप्रिसिएशन, उसके बाद कैश पे कर देंगे ना अपन, इंस्टॉलमेंट लीज टू कैश, हाँ, राइट? हाँ, जैसा भी आपका अरेंजमेंट है, अगर लीज, हाँ, पेमेंट का एंट्री है, थर्ड एंट्री इज फॉर द पेमेंट ना। ओके ओके। उसके बाद कोई एंट्री है सर? इसके बाद यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे एक्चुअल में एक एंट्री और आती है, बिकॉज अगर समटाइम इफ यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके। रियल लाइफ में अरेंजमेंट में इंटरेस्ट भी होता है ना। आप जब बैंक से कोई कार लोन कराते हो तो हाँ, आपको वो नहीं तो लगता कि interest आपने आता है। 40,000 का कार जब लोन कराते हो तो 45,000 पे करना होता है, तो वहां पे 5,000 आपका लोन होता है ना। बट फॉर तो उस 5,000 एग्जाम पर्पस 3 ही एंट्री है ना? एग्जाम पर्पस पहली एंट्री है, बाकी की 2 एंट्री भी एग्जाम में नहीं पूछते, दे डोंट इवन आस्क। ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है तो सिर्फ पहली एंट्री आप जानो, उसके बाद जानने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ है ना सर, कैरिंग वैल्यू करके कुछ तो भी? अरे यार, उसी को बोला ना, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ कैश फ्लो। पीवी ऑफ कैश फ्लो का मतलब ही कैरिंग वैल्यू होता है। अच्छा अच्छा, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी बोलता है क्या, कैश फ्लो कैसा करना है? नहीं नहीं, सीएम में पढ़ा रहा है भाई, सीए को थोड़ा पढ़ा रहा है। ओके। और कैपिटल आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली चेक करता है कि अगर कभी आप कोई चीज, अभी अगर कोई फाइनेंशियल कोई कंपनी फाइनेंशियल रिव्यू कर रहे हो तो आप देखे कि कोई बड़ा अमाउंट जा रहा है एज अ रेंटल,
तो आप पकड़ लोगे, आप पूछोगे कि भाई साहब ये किस चीज का पेमेंट है, समझ रहे हो ना। तो आप उसको पकड़ लोगे तो आप उसको बोलो देखो भाई यू हैव टू कैपिटलाइज, यू कांट कीप एज अ ऑपरेटिंग लीज। ओके ओके। और ये रस भाई इसमें तो फायदा क्या है? इसका फायदा सिर्फ यही होता है कि आपका बुक्स में आपकी लायबिलिटी आपको दिखाती है, आपके ऑब्लिगेशंस आपको दिखाते हैं, ताकि आपकी रिलायबिलिटी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होती है। वरना पता चलेगा कि आउटसाइड द बुक्स आपने बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द बुक्स। किस प्रकार के घोटाले? मतलब मैंने लीज को ज्यादा दिखा दिया क्या वैल्यू? नहीं, आपने सारे ऑपरेटिंग लीज दिखा दिए तो बुक्स में आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिख रही है। फ्यूचर में आपका अगर मैंने कंपनी बाई कर लिया, मान लो आज मैंने कंपनी बाई कर लिया, अचानक से मैं नेक्स्ट ईयर में देखूंगा एक नोटिस आ रहा है भाई तुमको 20,000 रुपए पे करने हैं, फॉर विच आई वाज नेवर बीन इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आपने उसको अपने बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। ऑपरेटिंग लीज रहेगा तो आपके बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा ना। हाँ, वो पीएनएल में खत्म होते जाएगा क्या? हाँ, पीएनएल में खत्म हो जाएगा। और मैंने आपकी कंपनी को बाई कर लिया, अचानक से मेरे सर पे आके 20,000 का एक फटका पड़ेगा तो मैं तो लूजर हो जाऊंगा, बिकॉज यू हैव नॉट डिस्क्लोज दैट लायबिलिटी। तो आईएफआरएस या कोई भी गैप या कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपका ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर क्या होगा, आप अपने आने वाले ऑब्लिगेशंस भी तो बुक्स में रिकॉर्ड करो। एक बंदा अगर किसी को कोई धोखा करना है तो उसने कोई एसेट नहीं लिखा, कोई लायबिलिटी नहीं लिखा, वो बेच के चला गया। अब मैंने एज अ रनिंग बिजनेस लिया, गोइंग कंसर्न आप जानते हैं कि नाउ इट इज इवन यू कैन बाय द गोइंग कंसर्न। मैंने एक रनिंग बिजनेस आपका बाई कर लिया और अचानक जब ईयर एंड आया मेरे पास एक 20,000 का वो आ गया, ये आ गया, नोटिस आ गया कि भाई आप 20,000 पे करो। तो आई विल नाउ आई हैव टू इन्वेस्टिगेट कि ये 20,000 का क्यों आ रहा है भाई, हु हैज क्रिएटेड दिस ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। तो अगर आपकी लीज लायबिलिटी या लीज एसेट अगर बुक्स में दिखती तो आई वाज बीइंग इन्फॉर्म्ड, जब हम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते खरीदते वक्त हमको पता हो जाता कि मेरे को हर साल ये 20,000 का ऑब्लिगेशन है। अब वो क्यों है पीछे तो सर ऑपरेटिंग लीज की एंट्री ये नहीं होती है क्या, लीज एसेट टू लीज लायबिलिटी? नहीं होती ना, ऑपरेटिंग में आप एसेट को बुक्स में लेते ही नहीं ना, खाली रेंट देते खत्म करते। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ऑपरेटिंग लीज का एंट्री? ऑपरेटिंग की तो मैंने बोल दिया, ऑपरेटिंग का मैंने आपको सिंपल बताया ना कि आप ऑपरेटिंग की जब एंट्री करोगे ना तो सिंपल एंट्री है कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपके ऑब्लिगेशंस बुक्स में दिखेंगे ही नहीं ना। अच्छा। और ये मतलब ये लीज एसेट टू लीज लायबिलिटी खाली फाइनेंस के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, फाइनेंस या कैपिटल लीज जो भी आप बोलो। हाँ, ओके अच्छा। इसके पीछे की यही लॉजिक है, इसके पीछे की जो मेन लॉजिक थी, why accounting standards mandate this, because लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग वो अपने बुक्स पे बहुत सारा इस टाइप की लायबिलिटी खड़ा करके बेच के चले जाते थे। तो जो बुक्स को बाई करने वाले बंदे होते थे, जो आपकी कंपनी को लेने वाले बंदे हैं, तो वो कभी समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से कौन सी लायबिलिटी आने वाली है उनके पास। तो बुक ने मैंडेट कर दिया कि इफ 1 2 3 कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड देन यू हैव टू रिकॉर्ड एज अ फाइनेंस लीज नॉट एज अ ऑपरेटिंग लीज। तो क्या हो गया कि हाँ, अब सब कुछ क्लियर इनकॉर्पोरेटेड बुक्स में है। अब आराम से जो बंदा बुक खरीदेगा, जो आपके कंपनी को खरीदेगा, गोइंग कंसर्न खरीदेगा, नाउ दे विल नो दैट ओके क्या प्लस है, क्या माइनस है, कौन से ऑब्लिगेशन है और किस चीज के ऑब्लिगेशन है। तो दैट इज द रीजन मैंडेटरी कर दिया है लोग ने, बिल्कुल मैंडेटरी है। और 2019 में इसको फर्स्ट टाइम में, हाँ, इसको 2019 में इसका फर्स्ट ईयर्स ऑफ ये आया था, एडॉप्शन आया था। अच्छा, आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों ने मैंडेटरी किया मतलब? जी। ओके। और आपने बोला था कि 99 इयर्स के लीज को ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, ऐसा आपके पास है? नहीं, ऑपरेटिंग लीज में एग्जांपल ही उन्होंने ये दिया कि मतलब गवर्नमेंट जैसा यूज करने के लिए खाली देती है लेकिन बेचती नहीं है 99 ईयर। और 2 सर ने दिया था,
मतलब दोनों अलग अलग थे। तो मतलब मैं बोला कि वही होगा एग्जाम्पल। मतलब आपके कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म वाला जो रहता है वही होता है ऑपरेटिंग लीज, ऐसा 99 वाला बड़ा बड़ा नहीं होता है। नहीं 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 होगा ना, क्योंकि वहां पे फिर ऑब्लिगेशंस को कैसे रिकॉर्ड कैपिटल हो करेंगे। जाएगा वो, हाँ बड़ा है तो हाँ कैपिटल भी हो जाएगा ना एक तरफ से सर। हाँ। वैसे मैं ओके। एक देखने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे। एज फार एज आई नो इवन द डेफिनेशन इज कंसर्न 99 ईयर्स के भी लीज जो होंगे वो कैपिटल लीज में क्लासिफाई होंगे, नॉट एज ऑपरेटिंग लीज, बट लेट मी ओके। चेक। और एक है ना सर वो रिकवरेबिलिटी भी इसमें आती है क्या कुछ, या वो इम्पेयरमेंट नहीं यार, रिकवरेबिलिटी टेस्ट होता है? वो तो अलग है, वो अलग। वो लीज अकाउंटिंग में नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें भी कुछ तो कैरिंग वैल्यू वगैरह है इम्पेयरमेंट में वो मतलब। अलग है, वो अलग है। मिराज भाई ऐसी 842 चेक कर लो, 842 क्या? AISC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 842 गैप 842 गैप का? 842 यस 842 AISC यूएस गैप? yes US gap AISC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन ऑफ गैप। हाँ हाँ, एक मिनट। वो ठीक है, बट लेकिन देखते हैं जनरल आंसर क्या आता है। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की हो क्या सर आप? नहीं जा रहा है ना? नहीं दिख रहा है, नहीं यहाँ आपका से फोटो दिख रहा है। नहीं नहीं मेरा आ रहा है, स्क्रीन शेयर आ रहा है। मेरा फोटो तो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है भाई, डे 1 से। हाँ मतलब मतलब हाँ वो वो इमेज। आ, अभी तो मतलब जो बोल रहा है उनका आ रहा है, अभी सैयद घोष जी का आ रहा है मतलब फोटो सामने। हाँ वो क्या कुछ दब गया फिर क्या कुछ? पता नहीं 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 वो। कुछ गलत नहीं है, सही है। जो स्पीकर है उसका व्यू बताएगा उसमें, या आप मिराज भाई का अगर चाहे पिन करके रखेंगे तो सिर्फ मिराज भाई का आएगा, लेकिन जो स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। अभी जो डिफॉल्ट है उसी को रहने दो। ओके ओके। इनिशियल फाइनेंस। सर तो कॉन्सेप्ट्स इतने ही है क्या लीज अकाउंटिंग के, मतलब इसी के ऊपर सारे सम्स टेस्ट करेंगे? IFRS land normally an indefinite life, but it therefore impossible that the lease term will for the major part of the economic life of the underlying asset. It's however possible for the very long lease is 99 year the present value निकालने के लिए। अच्छा देखिए, वो जो 99 years का जो चक्कर लगता है ना, वो क्यों लगता है? बिकॉज कि अगर वो पीरियड डिफाइन नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। तो टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू दे यूज टू कीप 99 ईयर्स, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस लिए है, बट उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं। So तो वो lease in which the अल्टीमेटली amount क्या land है? is immaterial in lease, the leases will treat the land building as a single unit for the purpose of classifications. उसका असल नेचर देख लेते हैं। उसका असल नेचर वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वो फाइनेंस लीज नहीं आएंगे। और अपने separate lease terms should be allocated between the land and the building element of the portions of relating leasehold interest in the land. ये तो बेइज्जती है, वही बोल रहा है कि आपने जो पहले बोला। ये फाइनेंस लीज ही आएगा भाई, वो कोई और उस पे कोई
एक्स्ट्रा समझने का बात नहीं है। ओके ओके। सर बेसिक कॉन्सेप्ट सब मतलब इतने ही है टोटल पूरे, इसी पे है लीज हाँ, अकाउंटिंग के साथ, एग्जाम के या सारे कुछ मसले pending है? इसी में, नहीं एग्जाम के मसले आपके इसी में सॉल्व होंगे। जितना आपने बताया ना, बस 5 कंडीशन और एक मतलब ये एंट्री। हाँ, ओके। एग्जाम के मसले आपके इसी में होते हैं खत्म। इसी तरह